नमस्कार। आज तारीख है 27 नवंबर 2025 और हम यहाँ कल यानी 26 नवंबर की उन बड़ी खबरों की गहराई में उतरने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सही कहा। हमारा काम सिर्फ सुर्खियां पढ़ना नहीं है, बल्कि इन बिखरी हुई खबरों के बीच के धागों को जोड़ना है। हम देखेंगे कि ये घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं और इनके दूरगामी असर क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस जानकारी के समंदर में गोता लगाते हैं। देखते हैं कल का दिन भारत और दुनिया के लिए क्या कुछ लेकर आया। शुरुआत करते हैं सबसे खास दिन से। कल 26 नवंबर को भारत ने अपना 76वां संविधान दिवस मनाया। इस साल की थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। जी, और राष्ट्रपति ने संविधान सदन में प्रस्तावना का पाठ किया, जो हमेशा की तरह एक बहुत गर्व का पल होता है। बिल्कुल। लेकिन एक बात जो इस बार सबसे अलग और दिलचस्प थी वो ये कि संविधान को 9 और क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किया गया। इनमें असमिया, बोडो और कश्मीरी जैसी भाषाएं भी शामिल हैं। हाँ, और ये बात सुनने में शायद छोटी लगे, पर इसका महत्व बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये संविधान को वकीलों की अलमारी से निकालकर आम आदमी के हाथ में देने की कोशिश है। बहुत सही बात है। जब देश का सर्वोच्च कानून किसी की अपनी भाषा में होता है, तो संवैधानिक मूल्य और नागरिक अधिकार वो सिर्फ किताबी बातें नहीं रह जाते। सही बात है, वो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए ये सीधे तौर पर संविधान की 8वीं अनुसूची के महत्व को रेखांकित करता है। ये कदम दिखाता है कि शासन में भाषाई समावेश कितना जरूरी है ना? हाँ, मतलब लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का एक तरीका। लेकिन देखिए, संविधान की समावेशी भावना की बात तो हुई, पर यह भावना असल में तब परखी जाती है जब आधुनिक कानून का सामना पारंपरिक प्रथाओं से होता है। और ऐसा ही कुछ असम में देखने को मिल रहा है। जी, असम विधानसभा में कल असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पर जोरदार बहस हुई। हाँ, ये बिल राज्य में बहुविवाह को एक अपराध बनाता है, जिसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। एक मिनट, पेंच क्या है इसमें? इस बिल से 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले आदिवासी समुदायों को छूट दी गई है। अच्छा, ताकि उनके पारंपरिक कानूनों की रक्षा हो सके। जी, और यहीं से ये मामला राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाता है। एक तरफ तो ये बिल समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दिशा में एक कदम लगता है, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो कि एक निदेशक सिद्धांत है, कोई अनिवार्य कानून नहीं। सही पकड़ा। और दूसरी तरफ 6ठी अनुसूची का सम्मान करना भी जरूरी है, जो कुछ आदिवासी इलाकों को काफी स्वायत्तता देती है। तो सवाल उठता है कि सामाजिक सुधार और जनजातीय पहचान की रक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। यूपीएससी मेंस के लिए ये एक क्लासिक केस स्टडी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अब एक दुखद खबर की ओर बढ़ते हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र देओल का कल 89 साल की उम्र में निधन हो गया। बहुत दुखद। उन्हें बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता था और उनका करियर 6 दशकों से भी लंबा था। परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक हस्ती का निधन नहीं है। आप सही कह रही हैं। वो कला और राजनीति दोनों के शिखर पर पहुंचे। बिल्कुल। उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वो 2004 से 2009 तक राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा सांसद भी रहे। एसएससी जैसी परीक्षाओं में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं, तो ये दोनों तथ्य, उनका नागरिक सम्मान और उनकी संसदीय सीट, याद रखना जरूरी है। कला और राजनीति के गलियारों से अब रुख करते हैं न्याय के मंदिर का। देश की न्यायपालिका में एक बड़ा बदलाव हुआ है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जी, उन्होंने न्यायमूर्ति BR गवई की जगह ली है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल भी काफी लंबा है, करीब 1 साल से ज्यादा, फरवरी 2027 तक चलेगा। लेकिन यहाँ नियुक्ति से ज्यादा जरूरी है नियुक्ति की प्रक्रिया। आप वरिष्ठता परंपरा की बात कर रही हैं? हाँ, सीजेआई की नियुक्ति इसी सीनियरिटी कन्वेंशन के आधार पर होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज ही अगले सीजेआई बनते हैं। तो क्या ये कोई लिखा हुआ नियम है या सिर्फ एक परंपरा? दिलचस्प सवाल है। ये कोई सख्त नियम नहीं, बल्कि एक स्थापित परंपरा है, और ये हमें संविधान के अनुच्छेद 124 और उस मशहूर कोलेजियम प्रणाली की तरफ ले जाती है, जिसकी पारदर्शिता पर हमेशा बहस होती रहती है।
यूपीएससी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। न्यायपालिका की इस बड़ी खबर से अब चलते हैं जमीन पर, किसानों के बीच। कल संविधान दिवस के दिन ही किसान संघों ने मसौदा बीज विधेयक 2025 के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया। और किसानों के डर की दो बड़ी वजह हैं। पहली, उन्हें लगता है कि ये विधेयक बीज की सप्लाई का कॉर्पोरेटाइजेशन कर देगा, मतलब पूरा कंट्रोल बड़ी कंपनियों को दे देगा। और दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी चिंता ये है कि अगर कोई किसान ऐसे बीज बेचता है जो सरकार के तय मानकों पर खरे नहीं उतरते, तो उसे दंडित किया जा सकता है। ये विधेयक 1966 के पुराने अधिनियम की जगह लेगा। मतलब अगर कोई छोटा किसान अपने पारंपरिक बीज, जो शायद किसी लैब में टेस्ट नहीं हुए, उन्हें बेचता है, तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, और यहीं पर ये मुद्दा सिर्फ बीज की गुणवत्ता से बढ़कर किसानों के पारंपरिक अधिकारों का बन जाता है। एक तरफ अच्छे बीजों से पैदावार बढ़ती है, तो दूसरी तरफ ये डर भी है कि कहीं इस चक्कर में हमारी पारंपरिक किस्में हमेशा के लिए खत्म न हो जाए। खेतों के इस जमीनी बहस से अब उड़ते हैं डिजिटल दुनिया के वैश्विक आसमान में। यहाँ टकराव नहीं बल्कि सहयोग की एक बहुत बड़ी खबर आई है। आरबीआई और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भारत के यूपीआई को यूरोजोन के पेमेंट सिस्टम टिप्स से जोड़ने पर सहमति जताई है। वाह, ये तो कमाल की खबर है। नहीं, ये एक गेम चेंजर है। टिप्स का पूरा नाम है टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। अब तक हमें अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट के लिए स्विफ्ट जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें समय और पैसा दोनों ज्यादा लगते थे। तो ये एक तरह से भारत और यूरोप के बीच अपना खुद का पेमेंट एक्सप्रेसवे बनाने जैसा हुआ। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही बात है। ये सिर्फ पैसों की रफ्तार नहीं बढ़ाएगा, बल्कि ये आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। तो इसे भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत कह सकते हैं। हाँ, या आप इसे भारत की डिजिटल छलांग भी कह सकते हैं। इससे यूरोप में बसे लाखों भारतीयों को फायदा होगा, व्यापार आसान होगा और भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को एक वैश्विक मान्यता मिलेगी। डिजिटल दुनिया में भारत आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। और आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी। शायद इसीलिए सरकार अब इसकी सुरक्षा पर भी उतना ही जोर दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने कल साइबर सुरक्षा इनोवेशन चैलेंज 1.0 लॉन्च किया। और इसका मकसद है भारतीय स्टार्टअप्स को ढूंढना जो साइबर खतरों से निपटने के लिए स्वदेशी समाधान बना रहे हैं। जी, और यहाँ स्वदेशी शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइबर सुरक्षा अब सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। जब हमारे पास अपने बनाए हुए सुरक्षा कवच होते हैं, तो हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहते। मतलब ये भारत को साइबर सुरक्षा उत्पादों के एक बड़े उपभोक्ता से एक निर्माता में बदल रहा है। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भर भारत का एक अहम पहलू है। और अब एक ऐसी खबर जो पूरे देश को मुस्कुराने की वजह देगी। खेल जगत से एक शानदार जीत। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 2025 का विश्व कप जीत लिया है। जी हाँ, और ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हराया और ये पूरा टूर्नामेंट भारत के पटना शहर में आयोजित हुआ था। तो ये सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं है। नहीं, ये दर्शाती है कि भारत में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों, खासकर महिला खेलों का कद कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि छोटे शहरों की प्रतिभाएं अब सिर्फ आईपीएल का इंतजार नहीं करती, वो अपना वर्ल्ड कप खुद जीत रही हैं। खेल के मैदान से अब चलते हैं कूटनीति के मैदान पर। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका में हुए G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेके लौट आए हैं। हाँ, और भारत ने वहां 2 बड़े प्रस्ताव रखे हैं जो दिखाते हैं कि भारत अब ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बन रहा है। पहला प्रस्ताव है एक वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया दल बनाने का, जो कोविड जैसी भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए तैयार रहेगा। जी, और दूसरा प्रस्ताव है ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप। इससे विकासशील देशों को कृषि, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की निगरानी में मदद मिलेगी। वो ट्रोइका का जिक्र हुआ था, वो क्या है? ट्रोइका मतलब G20 का पिछला, मौजूदा और अगला अध्यक्ष। इस बार ये तिकड़ी है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की, यानी 3 बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। ये तिकड़ी ग्लोबल साउथ के मुद्दों को वैश्विक मंच पर उठाने में अहम भूमिका निभा रही है। और दिन की आखिरी बड़ी खबर रक्षा क्षेत्र से, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हो गया है। देखिए, इस तरह के अभ्यास सिर्फ सैन्य तैयारी के लिए नहीं होते, ये पड़ोसियों के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने का भी एक अहम जरिया है। ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति को जमीनी स्तर पर साकार करते हैं।
चलिए, ये तो थी दिन की 10 बड़ी खबरें। अब कुछ और जरूरी खबरों पर एक तेज नजर डालते हैं। 26 नवंबर को श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया गया। फॉर्मूला 1 रेसिंग में मैक्स वेस्टरपेन ने लास वेगास ग्रां प्री 2025 जीत ली है। और टेनिस में एक बड़ी खबर, इटली ने लगातार तीसरी बार डेविस कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में भारत अपने संविधान की जड़ों को क्षेत्रीय भाषाओं से सींच रहा है और साथ ही यूपीआई जैसे टेक्नोलॉजी के पंख लगाकर ऊंची वैश्विक उड़ान भी भर रहा है। इन सब का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि एक आधुनिक देश एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। वो अपने आंतरिक कानूनों में सुधार करता है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखता है, अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया से जोड़ता है और साथ ही दुनिया में अपनी एक अलग और जिम्मेदार पहचान भी बनाता है। हर खबर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। आज हमने 2 दिलचस्प बातें देखी। एक तरफ संविधान को क्षेत्रीय भाषाओं में लाकर उसे ज्यादा समावेशी बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ असम में एक नए कानून से जनजातीय समुदायों को उनके पारंपरिक रिवाजों की रक्षा के लिए छूट दी जा रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक आधुनिक राष्ट्र अपनी विशाल विविधता का सम्मान करते हुए एकता को कैसे बढ़ावा दे सकता है।